तो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस करी थी? कार्नोट हीट इंजन, पर उसका थोड़ा सा समअप करना बच गया था। वैसे तो टॉपिक खत्म हो गया था, पर फिर भी एक बार रिवीजन भी ले लेते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका जो आखिरी वाले जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट करेंगे। एक बार टोटली जल्दी जल्दी से रिवाइज करवाऊंगा। कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन के अंदर हमने देखा था कि ये एक 4 स्टेप प्रोसेस होता था जो किसको फॉलो करता था? कार्नोट साइकिल जिसे बोलते थे। उन 4 प्रोसेसेस के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते थे? कार्नोट साइकिल। उसको आपने देखा होगा, एक तो क्या होता था? सोर्स, एक इंसुलेटिंग पैड और एक सिंक और एक सब्सटेंस लेते थे सिलेंडर के अंदर। ठीक है, सिलेंडर को जब आप जैसे ही किस पे रखते हो? सोर्स पे रखते हो और आप एक्सपेंड होने देते हो, गैस को एक्सपेंड होने दोगे तो पहला प्रोसेस जो बनता था उसका नाम क्या था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसका नाम क्या था बेटा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है? ठीक है, डायग्रामेटिकली हम इसको दिखाएं तो हमने ये चीजें पढ़ी थी। ये 4 स्टेप पढ़े थे, यस और नो? जगह मैं दोबारा नहीं लूंगा। पहले वाले का नाम क्या था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहां पे ए पॉइंट था, इसकी स्टेट थी P1 V1। बी पॉइंट की स्टेट थी P2 V2। टेम्परेचर यहां भी और यहां भी आइसोथर्मल है तो T1 था दोनों पे। फिर जैसे ही आपने क्या किया, उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा सिलेंडर को और फर्दर एक्सपेंड होने दिया गैस को, तो उसको सराउंडिंग से हीट मिलना बंद हो गई और वो खुद की एनर्जी क्या करेगी? यूज करेगी। तो उसका टेम्परेचर T1 से डाउन हो गया, कहाँ आ गया? T2 आ गया। और इसका नाम क्या था? इसकी स्टेज P3 V3। नेक्स्ट 4th स्टेप पे पढ़ते हैं D, P4 V4। क्लियर है? इस स्टेज पे आने के बाद आपने क्या किया था? गैस को सिंक के ऊपर रख दिया था और सिंक पे रखने के बाद गैस को कंप्रेस किया था। देखो ये वापस ऊपर, सॉरी ये एरो गलत लग गया लास्ट में। कंप्रेशन में ऊपर की तरफ वॉल्यूम प्रेशर बढ़ जाता है। ये प्रेशर का ग्राफ था, ये वॉल्यूम का ग्राफ था। ठीक है, उसके बाद आपने किस चीज पे रखा? थर्ड केस में सिंक के ऊपर रख के गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो, गैस के ऊपर वर्क कर रहे हो। गैस के ऊपर जब वर्क करेंगे तो क्या आ रहा था हमारे पास? बोलो। नेगेटिव वर्क आ रहा था। और गैस क्या शो कर रही थी? उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल है। सिंक के साथ टच में रख दिया तो सिंक से हीट एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आपने वापस नेक्स्ट स्टेप में सिंक से उठा के इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया और गैस को फिर से दबाए जा रहे हो। तो पहले तो जो हीट बढ़ी थी पिछले केस में वो तो सराउंडिंग को मिल गई थी, सिंक को। पर यहां क्या होगा? जो हीट टेम्परेचर कंप्रेशन की वजह से बढ़ रही थी वो बाहर नहीं जा पाई, तो उसका टेम्परेचर T2 से बढ़ के क्या हो गया? वापस T1 हो गया। क्लियर है? फिर हमने 4 एरिया चेक करे थे। इस पॉइंट को E बोल लेते हैं, FGH, यही लिए थे ना? तो मैं वर्क डन लिखता हूं। पहले केस में कोई हीट एक्सचेंज हुआ था? सोर्स से हीट ली थी या नहीं ली थी? ली तो थी। कितनी ली थी? Q1। फॉर्मूला कितना आया था? P डॉट dV V1 से V2। बताओ भाई कितना आया था? RT log V2 by V1।
मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा अभी। और एरिया वाइज कितना आया था, एरिया ए बी एफ एच ए, क्लियर है, ए बी एफ एच ए कैसा था ये सॉरी प्लस का रहेगा, या यहां पे भी मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लो, बाद में कर लेंगे प्लस माइनस, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सेकंड में था बेटा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, हमने क्या पढ़ा W2, पर एडियाबैटिक जब हो रहा था यहाँ पे कोई हीट उसको, यहाँ तो Q1 मिली थी, यहाँ पे कोई हीट नहीं मिल रही, यहाँ Q2 मिलेगी रिजेक्ट करेगा और यहाँ पे कोई हीट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हीट होगी, लिख के काट देना है। काटने का फायदा ये रहेगा आपके दिमाग में अगर गलती से भी सोचो तो इस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, दिमाग से कमांड निकलेगी। चले आगे। तो ये क्या पढ़ा था, V2 से V3 वर्क निकाला था भाई, और फॉर्मूला सोल्व हो क्या था, R T2 माइनस T1 1 माइनस गामा। और अगर एरिया वाइज बात करो तो एरिया B C E F G, यानी इस ग्राफ के नीचे का ही तो लेते हैं, जोन सा ग्राफ डिस्कस करोगे आप वो ले लेना, V C E F B, बस चलना सीक्वेंस में। तीसरे में क्या हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तीसरे में क्या हुआ बेटा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या चीजें डिस्कस करनी है, यहां से W3 वर्क होगा, क्या वो हीट के इक्वल होगा, यस ऑब्वियसली क्या होगा, हीट के इक्वल होगा। कितनी हीट थी यहाँ पे, Q1 तो पहले ले चुके, Q2 उसने रिजेक्ट कर दी, अब की बात सराउंडिंग को दे दी, सिंक को दे दी थी। ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा, Q1 ली वर्किंग सब्सटेंस, Q2 किसको दे दी, सिंक को दे दी, T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर, क्लियर हो गया। कितना आता था, W3 से लेके W4 तक वर्क होगा, P डॉट dV RT log, बताओ V बाद वाला बेटा V4 बाई V3। और एरिया वाइज अगर एरिया की बात करो CEGDC, क्लियर हो गया, यस और नो। फोर्थ, वैसे ये नेगेटिव होता है क्योंकि उसको पॉजिटिव ले रहे हो, यहाँ पे सिस्टम पे काम किया जा रहा है, तो सिस्टम वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव, तो एरिया भी नेगेटिव काउंट होगा, पर जब ऐड करेंगे तब ले लेंगे इसको, क्लियर है। चल रही है बेटा, एक बार चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, W4 से। यहां पे भी कोई हीट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब कहां से कहां, V4 से V1, ठीक है। तो ये सोल्व होके आपका क्या आएगा निकल के, R T1 माइनस T2 1 माइनस गामा, R T1 माइनस T2 और 1 माइनस गामा, क्लियर होगा। और एरिया वाइज कितना आएगा, क्या बेटा, टेम्परेचर हमने चेंज तो कर लिया, पहले देखो ध्यान दो, पहले T2 माइनस T1 किया था, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैंने फाइनल T1 है, इनिशियल ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है,
ठीक है, चलो आगे। एरिया यहां से चले थे तो यहीं से CGHAC, सॉरी डी है ना ये, तो डी आएगा DGHAD। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये दो बार मिक्स हो गया, आपको कंफ्यूज ना करे। ये यहां पे डी पॉइंट है, क्लियर? ठीक है, अब हम निकालते हैं वर्क डन, निकाल लेंगे दोनों तरीके से। W इन टर्म ऑफ एरिया, चाहे वो कैसा ही है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वर्क डन बाय सिस्टम। पर यहां पे आप देख रहे हो, आपको जो ओवरऑल सिस्टम काम करके दे रहा है, उस काम को करने के लिए कुछ हमें भी काम करना पड़ रहा है। तो जो हमने उस पे काम किया वो तो क्या है? यूजलेस सा नेगेटिव काउंट होगा। मान लिया किसी चीज ने 80 यूनिट काम दिया और वो 80 यूनिट काम करने के लिए 20 यूनिट उसने सप्लाई लिया आपसे, तो उसने तो 60 काम करके दिया, 80 - 20 तो सेम यहीं पे काम करने वाले हैं। तो वर्क डन बाय सिस्टम में से क्या कर देना है? वर्क डन ऑन सिस्टम। तो यहां कंप्रेस जब करते हो तो कंप्रेशन में आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, ध्यान रखना। तो लास्ट वाले दो केस क्या हो जाएंगे? लेस। अगर एरिया वाइज कर रहे हो तो भी, और उस वाइज कर रहे हो तो भी। तो मैं एरिया वाइज डिस्कस करता हूं। एरिया AVFHA, और अगला दूसरे वाला भी क्या होगा? BCEFB, ये वाला भी ऐड होगा। बट नेक्स्ट वाला CEGDC नेगेटिव क्यों करा? पता चल गया, क्योंकि ये सिस्टम पे काम किया जा रहा है जो हमने अप्लाई किया था। और नेक्स्ट वाला भी क्या होगा? एरिया DGHAD। क्लियर हुआ? अब देखो, इसके ऊपर वाले में से, इसके ऊपर वाले में से, ठीक है, और इसके ऊपर वाले नीचे वाले में से, इसका और इसके नीचे वाला, ये वाला एरिया तो घट गया, तो बचा कितना? ये वाला नहीं बच गया। तो क्या ये ABCD को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो नेटवर्क डन कितना आ जाएगा? एरिया ABCD, यानी उस साइकिल के एरिया के बराबर। क्लियर हो गया बेटा ये वाला पॉइंट? कोई डाउट हो तो बताओ। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसका मैथमेटिकल वर्क वाला पोर्शन, फॉर्मूला बनाएंगे। इसको इरेज कर दूं नीचे वाले को, ठीक है। तो इसमें भी कंसेप्ट यही अप्लाई होगा हमारा। अब चलते हैं, W1 क्या लोगे आप? पॉजिटिव। W2, W3, W4 वैल्यू पुट करो सारी। RT log V2 by V1 माइनस R, सॉरी प्लस RT2 माइनस T1, 1 माइनस गामा थर्ड R। एक चीज और भाई, ये किस टेम्परेचर पे है? तीसरे वाला T2 पे। तो यहां क्या इन्वॉल्व करना है? T1। और ये किस पे था? पहला ये T1 था, यहां पे सॉरी T2 करना है। ये वाला किस पे था? इसकी डेरिवेशन किस पे हो रही है? तो ये ध्यान रखना। यहां पे क्या आएगा? RT2 log ऑफ V4 बाई, जस्ट इसके नीचे लिखना V3, यहां पूरे के नीचे नहीं आएगा, उसको बुक को मत देखना, मैं बताऊंगा। अच्छा नेगेटिव, वो बिल्कुल ठीक है, ये आ गया नेगेटिव। आगे चलते हैं। आगे कैसे चलेंगे? माइनस स्पेस थोड़ा सा बचा हुआ है। लास्ट क्या बचा? RT1 माइनस T2
एंड 1 माइनस गामा। क्लियर हो गया? ठीक है, पर क्या आपने डेरिवेशन करके सोल्व करके देखा ये? इसको डेरिवेशन करके सोल्व करके देखा है? इस वाले को जब डेरिवेशन करके सोल्व करके देखोगे तो ये पहले ही, जब हम डेरिवेशन करेंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट v3 से v4 जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सोल्व होके एक नेगेटिव साइन आगे आएगा जो अंदर मल्टीप्लाई करके क्या दे देगा, ऊपर वाली एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, ऊपर वाला बिल्कुल सेम आएगा, तो यहाँ पे आपको t2 माइनस t1 ही करना है। अब ये लेस होके मैग्नीट्यूड में सेम है तो ये काट देने, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम। बाकी को हटा दो, रिजल्ट क्या बचेगा वो लिख लेते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, क्या ये W1 ये तो खत्म हो गया, इसी का कॉम्बिनेशन तो बचा है। क्या W1 मेरा Q1 के बराबर नहीं है और W3 किसके बराबर है, Q2 के, तो ये भी निकल के आ जाएगा आपके पास अगला। यहां तक कोई डाउट? ठीक है ना, बस एक सीधा ये याद रखना है, इससे ये खत्म हो जाए, क्योंकि दोनों का सोल्व करने के बाद मैग्नीट्यूड सेम आएगा। सोल्व करके आपको देखना है, मैंने वर्क डन बाई आइसोथर्मल प्रोसेस में भी करवाया था और एडियाबैटिक में भी, वहां से एक बार डेरिवेशन करनी है। जब टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है क्या होगा, T2 से T1 जा रहा है क्या आएगा। तो एक बार इसको खत्म कर लेते हैं। तो नेट वर्क डन लिख रहा हूं वही W1 माइनस W3 या Q1 माइनस Q2, ध्यान रख लेना Q3 मत लिख देना, क्योंकि यहां पे दो बार ही हीट इन्वॉल्व हो रही है। अब Q1 कितना था, RT1 माइनस RT2 log V4 बाई V3। कोई बात नहीं बेटा, V4 बाई V3। ठीक है, तो ये आपके पास एक तो वर्क डन का ओवरऑल फॉर्मूला इतना करना है, अगर पेपर में आ जाए आपको इस फॉर्मूले तक पक्का पहुंचना है। ठीक है, आगे इसकी एक फॉर्म और है, वो सोल्व करवा दूंगा। अगर इतना भी करते हो तो 4.5 मार्क्स आपके कंप्लीट है। अगर कोई बच्चा उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करता है, मुश्किल नहीं है, तो पूरे 5 मार्क्स होंगे। क्लियर है? वो फॉर्म देखते हैं। ये वाला ग्राफ था आइसोथर्मल का, तो आइसोथर्मल को बोलते हैं ग्राफ को आइसोथर्मल। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के ग्राफ को क्या बोलोगे, आइसोथर्मल। और एडियाबैटिक के ग्राफ को क्या नाम देते हैं, एडियाबैटिक। तो क्या ए और बी पॉइंट इस वाले आइसोथर्मल पे नहीं है, और ये भी एक आइसोथर्मल है ना, ये कंप्रेशन का है एक एक्सपेंशन का है, तो दोनों क्या है, आइसोथर्मल। तो इस पे जो ग्राफ है क्या वो आइसोथर्मल वाली इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को। और जो एडियाबैटिक पे है वो किसको फॉलो करेंगे, एडियाबैटिक वाले को। तो आप क्या लिखोगे, फर्दर पॉइंट A एंड B lies on same isothermal। समझ आ गया ना कैसे बोल रहे हैं हम आइसोथर्मल। तो PV क्या रहेगा इनके लिए, कांस्टेंट, यानी जो फर्स्ट कंडीशन में है पहले वाले ए पॉइंट के लिए क्या है, P1 V1, और दूसरे के लिए क्या रहेगा, P2 V2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल लो। इसी तरीके से पॉइंट B और C किस पे हैं, आइसोथर्मल पे या एडियाबैटिक पे, एडियाबैटिक पे।
तो एडियाबैटिक इक्वेशन क्या रहती है, पीवी गामा कांस्टेंट होता है, पीवी रेज टू पावर गामा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहां से क्या निकल के आई बेटा, P2 V का देखना ध्यान से, P2 वॉल्यूम कितनी है, V2 गामा, इसकी कितनी है, तो शकल से मत घबराना, बिल्कुल आसान है, क्लियर है। अब मुझे पॉइंट सी और डी बताओ, किस पे लाई कर रहे हैं, आइसोथर्मल पे, तो बताना क्या आया। अब लिखने की जरूरत तो नहीं है, आइसोथर्मल कौन सा फॉलो करता है वो कौन सा फॉलो करेगा, तो सीधा क्या आया, P3V3 बराबर है P4V4। ध्यान ये रख लेना है, पहले C को लिख रहे हो तो पहले C की इक्वेशन, D को लिख रहे हो तो D की इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि देखो P1 P2 P3 सारे इस ऑर्डर में आने चाहिए, पिछले में 2 3 4 आ रहे हैं, एक पीछे चल रहा है, अगला उल्टा मत कर देना। और पॉइंट डी एंड ए, डी एंड ए ही लिखोगे, एंड डी नहीं लिखना, पहले ये लिखा फिर ये फिर ये फिर ये। किस पे है ये, एडियाबैटिक पे, तो क्या आ जाएगा, P4 गामा P1V1 गामा। 4 इक्वेशन बन गई, नेमिंग कर लेना, चारों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ऑल, इधर क्या बनेगा, P1V1 P2V2 गामा P3V3 और P4 गामा। इधर वाली साइड लिख ली, इक्वल टू से उधर क्या आएगी, P2V2 P3V3 गामा P1V1 गामा। काटो भाई, P1 2 3 4, P1 2 2 3 4 1, कट गया। फर्क क्या आ रहा है, अब बच्चा हमारे पास V1 V2 V3 और V4, पावर्स को इकट्ठा कर लो, क्या करो, पावर्स को इकट्ठा कर लो। कैसे इकट्ठा किया जाए, जो गामा वाली है इधर, पहले उसको इधर ही रख लो, क्योंकि गामा बड़ा है, अगर इसको इधर रखते हो गामा को इधर लेके आओ गामा नेगेटिव हो जाएगा, तो गामा वाली बड़े वाली को पॉजिटिव रख लेना, दूसरी -1 हो जाएगी। देखो कैसे, बीच वाले को निकाल दो, क्योंकि यहां हमें रिलेशन निकालनी है एक, तो V2 गामा V4 गामा बराबर है, उधर क्या बच रहा, गामा किस किस का है, V3 और V1 का, ठीक है। बची क्या, V1 और V3, क्या ये ऐसे नहीं चली जाएंगी, और उधर से 2 और वो क्या आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, ये पावर ऊपर लेके जाओगे तो इनकी तो एक एक पावर है ना, तो क्या पावर लिखी जाएगी, V2 की पावर गामा -1, V4 की पावर गामा -1, V3 की पावर बोलो, और V1 की पावर गामा -1। तुमने ऐसा देखा होगा हर तरफ 4th पावर है, 6th पावर है, या 1/6 पावर है, तो उसका उतना ही टाइम लेके पावर खत्म नहीं हो जाती, देखा होगा ना भाई, ऐसे है x की पावर 1/3 हो गया और 3 की पावर 1/3, तो क्या करते थे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब लेते ही क्या हो जाता था, ऐसा ही यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 गामा पावर लोगे तो क्या आ जाएगा सीधा, V2 इंटू V4 V3 इंटू V1। ये सारा हमने इसलिए किया कि हमें वैल्यू निकालनी थी V4/V3 की, किसके बराबर आ रही है, V1/V2 के, किसके बराबर आ रही है,
V1 बाई V2 के। तो आप पुट करो यहाँ पे कितना आया, बट हमें तो क्या चाहिए, आज्ञा क्या है, V2 बाई, तो V2 बाई V1 करोगे तो क्या आ जाएगा, V3 बाई V4 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर सकते हो आगे, तो वो वैल्यू पुट करके नया फॉर्मूला बन सकता है। अदरवाइज ये रिलेशन पक्का याद रखनी है, इसमें रिलेशन ही थी आपकी डेरिवेशन में, ठीक है। तो ये कर लेना, V2 बाई V1 V4 बाई V3, और इसको क्या कर दोगे यहाँ पे पुट कर दोगे, तो यहाँ पे भी दोनों तरफ क्या आ जाएगा, उल्टा कर दिया, तो वो कर लेना V1 बाई V2, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। एक एफिशिएंसी और बचती है, क्या होती थी, आउटपुट बाई इनपुट, ये मैंने नॉर्मल हीट इंजन में भी करवाई थी, किसके इक्वल आएगी, आउटपुट क्या मिल रही है यहाँ पे, Q2 कितनी मिल रही है, पक्का गंदो, आउटपुट तो वर्क से मिल रहा था, तो W बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। अब Q2 बाई Q1 का रेशियो निकालना, टाइम है भी चिंता मत करो। अगर फ्रीक्वेंसी का इन टर्म ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट निकालने, Q2 बाई Q1 करा जाए तो Q2 किसके बराबर था, W3 के, और Q1 किसके बराबर था, देखो कितना आया, RT2 log V4 बाई, एक काम करना भाई, जब नेगेटिव डेरिवेशन करी थी ना, डेरिवेशन में आपका एक मिस्टेक हुआ मिलेगा, ये 3 ऊपर आता है सोल्व होने के बाद, 2 नीचे, डेरिवेशन करके देखनी है, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस का वो है कैंसिल आउट हो जाता, तो वो निकाल के देख लेना रिजल्ट। तो ये कितना आया, ये आएगा V3 बाई V4, तो यहां से भी V3 बाई V4 किसके बराबर आ जाएगा, V2 बाई V1 के बराबर आता है, तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। यहां से नीचे कितना बचा, R21 log V2 बाई V1, क्या ऊपर से दोनों बराबर नहीं दिख रहे आपको, यहाँ पे हमने यहां से क्या रिजल्ट निकाला है, एक मिनट बेटा देख लेता हूं, V3 बाई V4 कितना आया, V2 बाई V1, तो इसको रिप्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों बराबर है ना, यहां से ये कट जाएगा, इससे क्या होगा, कट गया, तो Q2 बाई Q1 क्या निकल के आया रिजल्ट, T2 बाई T1, ये रिजल्ट आपका बहुत काम का है। तो यहां से पुट करते ही नया फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1 बाई T2 माइनस T1, क्लियर है। तो यहां से रिजल्ट निकला था, तो इसको कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सोल्व करके पक्का देख लेना, यहाँ पे नेगेटिव आएगा सोल्व करके, और फिर टोटल ऐड करना है। एक काम कर लेना, बाद में ऐड कर रहे हो तो बाद में ही साइन लगाना, बीच में साइन लगाने की जरूरत नहीं, बीच में बस ये देखना स्टार्टिंग लिमिट फाइनल लिमिट कंडीशन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक थ्योरम और बच गई है, कार्नोट थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें करेंगे बेटा।